Audio Jungle. नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है हिमांशु श्रीवास्तव और आज बच्चों हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खत्म होने के बाद हम बेसिक टर्म्स के साथ साथ नेशनल इनकम को स्टार्ट करेंगे। तो अब जब मैं बात करता हूं बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो इसका सिंपल मतलब यही आ रहा है कि फ्लो ऑफ इनकम इन अ सर्कुलर वे। देखिए, पैसा जहां से आता है वहीं पर वापस पहुंच जाता है और यही पैसा इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करते रहता है। अब जरा देखते हैं ये काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि 4 लोग हैं, एक हमारे पास मिस्टर ए है, एक हमारे पास मिस्टर बी है, एक हमारे पास मिस्टर सी है और एक हमारे पास मिस्टर डी है। हमारे पास है 4 लोग। अब मिस्टर ए जो है प्रोड्यूसर है, मिस्टर बी जो है वो रिटेलर है, मिस्टर सी जो है कंज्यूमर है, मिस्टर डी जो है ये मान लीजिए वर्कर है। 4 लोगों के नाम लिखा, प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर और वर्कर। अब डी जो है ए के लिए काम करते हैं, डी जो है ए के लिए काम करते हैं, मतलब जो मिस्टर ए प्रोड्यूसर है उन्हीं के यहाँ मिस्टर डी जो है वो वर्कर है। तो मिस्टर ए जो है मिस्टर डी को महीने के 20,000 रुपए देते हैं। अब जब ये मिस्टर ए वस्तुओं को प्रोड्यूस करते हैं तो ये बी को देते हैं, बी से कंज्यूमर के पास पहुंचता है ना। और ये जो सी है ये भी मिस्टर ए के लिए काम करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ कंज्यूमर लिख दिया, यहां पर मैं लिख रहा हूं वर्कर 1, दोनों में मुझे कंज्यूमर लिखना था। अब देखिए जो वर्कर है वो भी तो कंज्यूमर है। अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो मिस्टर सी है, जो मिस्टर डी है, वो ए के लिए ही काम कर रहे हैं। यानी ए ने इनको सैलरी पे किया और फिर ए ने वस्तुएं बनाई और मिस्टर डी को दी और फिर मिस्टर डी ने उन वस्तुओं के बदले वापस मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया। इस तरह से दोनों का काम हो गया। तो पूरी इकोनॉमी ऐसी ही चलती है, कोई कहीं पे जॉब करता है, यहां से खरीदता है वहां पैसा, वहां से खरीदता है वहां पैसा। तो ये जो फ्लो ऑफ मनी है ये सर्कुलर वे में रोटेट करते रहती है, चलते रहती है। इसीलिए तो सरकार हमें कहती है कि आप अपने पैसे को खर्च कीजिए, या आप खर्च नहीं करते हैं तो कम से कम उसे बैंक में डिपॉजिट कीजिए, शेयर मार्केट में लगाइए। दिक्कत तब आती है जब आप अपने पैसे की गड्डिया बना बना करके घरों में छुपा करके रखते हो। अब यदि आपने गड्डिया बना बना करके घरों में छुपा करके रख लिया तो वो पैसा तो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो नहीं रहा, तो उतने का मॉनिटरी गैप आएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए घर में छुपा के रखे हैं, यदि आप उस 1 करोड़ रुपए को देश में दे, कुछ खरीदे तो किसी के पास पहुंचेगा, बैंक में दे तो उससे इकोनॉमी की तरक्की होगी। लेकिन आपने उसे छुपा करके घर में रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ काला धन, तो ऐसे केस में वो पैसा भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, इकोनॉमी के भी किसी काम नहीं आ पा रहा है, आपके भी किसी काम नहीं आ पा रहा, आपने उसको बस इसी तरह छुपा करके रखा हुआ है। तो यदि पैसा चलता रहेगा, पैसा सर्कुलेट करता रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा, तो इकोनॉमी भी रन करते रहेगी। लेकिन ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाया। देखिए किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर,
एक होता है फर्म सेक्टर, एक होता है बच्चों फाइनेंशियल सेक्टर, एक होता है बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर, और वैसे तो देखिए एक और सेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। बट मेनली चार पे बात होती है, और यदि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में केवल हाउस होल्ड सेक्टर है और फर्म सेक्टर है। अब क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर आपके सिलेबस में अब नहीं रहा, एक जमाने में हुआ करता था, हम लोग जब पढ़ते थे तब ये सारे सेक्टर आपके सिलेबस में होते थे, लेकिन क्योंकि अब हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर ही आपके सिलेबस में है तो हम इन्हीं दो सेक्टर पे बात करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर पे फिलहाल बात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि आपको जानकारी हो जाए इसीलिए मैंने पांचों सेक्टर लिख दिया। यानी कि इस पूरी इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो के अंदर ये पांचों सेक्टर आते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन हम बात कितने सेक्टर पे करने जा रहे हैं? दो सेक्टर पे। अब पांचों सेक्टर बनाने का ये कारण है कि कहीं आप ऐसा ना समझे कि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं। तो बेटा देखो, सेक्टर तो पांच होते हैं, लेकिन आपका सिलेबस कितने सेक्टर पढ़ाता है? सिर्फ दो। तो मैं उन्हीं दो सेक्टर के ऊपर बात करूंगा। आइए बात करके देखते हैं। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं HH सेक्टर यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों फर्म सेक्टर। ये हो गया हमारा हाउस होल्ड सेक्टर और ये हो गया हमारा फर्म सेक्टर। ठीक है, अब फर्म सेक्टर कौन है? जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, जो सामान बना रहा है। अब आप यहां पर समझो, फर्म सेक्टर जब कुछ भी प्रोड्यूस करेगा तो उसे काम करने के लिए, काम कराने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अकेले तो सब कुछ कर नहीं लेगा, उसको लोगों को जॉब देना पड़ेगा, जो लोग इसके लिए काम करेंगे। तो ये जो लोग जिनको जॉब देगा ये कहां से निकलेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से ही तो कोई जाएगा फर्म सेक्टर में काम करने। तो देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर जो है ये फर्म सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिन्हें कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको चाहिए? फर्म सेक्टर को चाहिए। जैसे जमीन चाहिए तो किसी हाउस होल्ड सेक्टर से बात करी कि भैया आपके पास जमीन है, तो बोला हाँ, तो उसने अपनी जमीन रेंट आउट कर दी। ठीक है, किसी लेबर से पूछा क्या मेरे लिए काम करोगे? तो लेबर ने कहा जी हाँ करेंगे। तो लेबर इनके लिए काम करने लगा, तो लेबर को फर्म सेक्टर वेजेस देने लग गया। किसी ने अपना पैसा फर्म सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया तो वो एक कैपिटल बन गया और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलने लगा। और ये जो फर्म सेक्टर में जो रिस्क टेकर है, जो इंटरप्रेन्योर है, वो भी तो एक तरह का हाउस होल्ड ही तो है बेटा। घर तो सभी चला रहे हैं, हाउस होल्ड तो सभी लोग है ना। तो ये जरूरी नहीं कि हर फर्म सेक्टर वाला हाउस होल्ड सेक्टर में हो। आ रही है बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यहां से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये सप्लाई हो गए किसको? फर्म सेक्टर को। अब ऑब्वियस सी बात है, यदि फर्म सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहा है तो मुफ्त में तो लेगा नहीं, वो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब ये जो फर्म सेक्टर है ये हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करेगा? ये हाउस होल्ड सेक्टर को करेगा पेमेंट। पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये पेमेंट किस फॉर्म में होगी? भाई जिनसे लैंड लिया होगा उनको रेंट दे दिया जाएगा, जिनसे लेबर लिया होगा उनको वेजेस दे दिया जाएगा, जिनसे कैपिटल लिया होगा उनको इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा, और जो इंटरप्रेन्योर है वो किस लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो इसका मतलब यही तो निकला, व्हेन हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म सेक्टर in the form of land, labor, capital and entrepreneurship, then in return firm sector make payment for factors of production in the form of rent, wages, interest and profit। है ना बढ़िया बात? अब देखिए, फर्म सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करेगा और कोई ना कोई वस्तु बनाएगा, है ना,
कोई ना कोई वस्तु बनाएगा। तो जब ये कोई ना कोई वस्तु बनाएगा तो वस्तु किसको बेचेगा? फर्म सेक्टर वस्तु किसको बेचेगा? हाउस होल्ड सेक्टर को ही तो बेचेगा। हम आप ही तो लोग होंगे जो खरीदेंगे। तो फर्म सेक्टर बनाएगा गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स प्रोड्यूस करेगा या सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, और किसको बेचेगा? हाउस होल्ड सेक्टर को। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है गुड्स एंड सर्विसेज लेगा तो भाई फ्री में तो लेगा नहीं, हाउस होल्ड सेक्टर को, फर्म सेक्टर को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है ये फर्म सेक्टर को कर देगा पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जहां से पैसा आ रहा है वहीं से पहुंच जा रहा है, वहीं पर वापस पहुंच जा रहा है। भाई फर्म सेक्टर ने पे किया हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर ने वापस पे कर दिया फर्म सेक्टर को, और यही सिलसिला सर्कुलर वे में चलते रहेगा। इसी पर्टिकुलर चार्ट को बोला जाता है बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये एग्जाम में जनरली 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है। तो वैसे तो देखिए आप केवल ये सर्कुलर फ्लो बना दे तो मेरे हिसाब से आपको पूरे नंबर मिल जाने चाहिए। रीजन ये है कि भाई एक्चुअली में यही चीज तो है। ये डायग्राम अपने आप में इतना एक्सप्लेनेटरी है जो हमें सब कुछ समझा रहा है ऑलरेडी, लेकिन जनरली स्कूल टीचर्स की मांग रहती है कि आप इसे एक्सप्लेन भी करें। वैसे तो ये आपको डायग्राम देख करके साफ साफ एक्सप्लेनेशन नजर आ रही है, लेकिन और भी ज्यादा मांग रहती है कि भाई इसमें हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इसमें लिखें। तो कोई बात नहीं, देखो रटने जैसा तो कुछ है नहीं। जो बच्चा एक बार चीजें समझ ले उसको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूं। देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखिएगा आप, इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी there is household sector and firm sector। ठीक है, फिर लिखिएगा इट इज द household sector which provides factors of production in the form of land, labor, capital and entrepreneurship to the firm sector। ठीक है, and the firm sector in return makes payment in the form of rent, wages, interest and profit to the household sector। ठीक है, अब अभी आप देख सकते हैं कितना बड़ा आंसर बन गया, बल्कि मैं इसी को देख करके इधर कॉपी कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहा। उसके बाद देखिए लिखिए देन फर्म सेक्टर with the help of factors of production firm sector with the help of factors of production makes goods and services and sell it to the household sector। then household sector
मेक्स पेमेंट फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज। यस और नो? अब बताइए 4 नंबर में इससे ज्यादा आप क्या लिखिएगा? बल्कि मैंने कुछ किया नहीं है। अगर आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझे तो ना आपको कोई डायग्राम बनाने में समस्या है और ना ही आपको डायग्राम के किसी एक्सप्लेनेशन में समस्या है, क्योंकि इसी डायग्राम को देख करके मैंने बगल में इसको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको 2-4 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको खुद से पढ़ करके एक बार देखें। हाँ जी, आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया बच्चों पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो। अब इसी सर्कुलर फ्लो का, ध्यान से सुनिएगा, इसी सर्कुलर फ्लो का एक पार्ट जो होता है बच्चों, उसको मनी फ्लो कहते हैं और दूसरे पार्ट को रियल फ्लो कहते हैं। ठीक है, एक पार्ट को मनी फ्लो कहते हैं और एक पार्ट को रियल फ्लो कहते हैं। यानी मनी फ्लो प्लस रियल फ्लो इज इक्वल टू सर्कुलर फ्लो, इज इक्वल टू सर्कुलर फ्लो, है ना? जस्ट मुझे 1 मिनट दे दीजिए। ठीक है, तो मनी फ्लो प्लस रियल फ्लो आप ऐड करते हैं तो सर्कुलर फ्लो आता है। यानी सर्कुलर फ्लो का ही एक हिस्सा बच्चों मनी फ्लो है और एक हिस्सा क्या है, रियल फ्लो है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे वापस से लिखता हूँ हाउस होल्ड सेक्टर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्म सेक्टर। अब
फर्म सेक्टर क्या कर रहा था? पेमेंट कर रहा था, पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। और फिर हाउस होल्ड सेक्टर पेमेंट कर रहा था गुड्स एंड सर्विसेज की, इसी को क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। अब यदि आप पुराने चार्ट पर आए तो यहां पर देख सकते हैं, जो केवल पेमेंट वाला पार्ट मैंने ले लिया तो उसी हिस्से को क्या बोला गया? मनी फ्लो बोला गया। उसी हिस्से को क्या बोला गया बच्चों? मनी फ्लो बोला गया। अब एक बार आप खुद से मनी वाले पार्ट को हटाइए और रिमेनिंग पार्ट को बनाइए, अपने आप रियल फ्लो बन जाएगा। एक बार आप बना के देखें। ठीक है, चलिए एक बार मैं भी बना देता हूं रियल फ्लो। अब देखिए, वापस से मैं बनाता हूं यहां पे हाउस होल्ड सेक्टर, और यहां पर मैं लिखता हूं फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पर मनी वाला पार्ट हटा दिया, केवल गुड्स के फ्लो की और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फ्लो की बात कर ली। अब यही क्या कहलाएगा बच्चों? रियल फ्लो। इन्हीं दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए, सर्कुलर फ्लो भी तैयार हो गया और रियल फ्लो भी तैयार हो गया। यही है आपका पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो का चैप्टर। यही है आपका पूरा का पूरा बच्चों सर्कुलर फ्लो का चैप्टर। अब आप इसे एक बार बुक से मैच करके देख लेना, आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो एक बार मैं पीछे चलता हूं, क्या क्या पढ़ा हमने बच्चों? सर्कुलर फ्लो को समझा। सर्कुलर फ्लो में हमने देखा हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, जहां से मूवमेंट हो रही है वही मूवमेंट वापस आ जा रही है, और इसी को मैंने दो पार्ट में कर दिया। तो एक पार्ट हमारा कहलाया रियल फ्लो और एक पार्ट हमारा कहलाया मनी फ्लो। ठीक है बच्चों। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट होने के बाद मैं बच्चों नेशनल इनकम स्टार्ट करता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर दो ही चैप्टर परेशान करते हैं बच्चों, एक नेशनल इनकम और एक थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और आप यकीन मानिए हम इन दोनों चैप्टर को बड़ा ही आसान करके समझेंगे। नेशनल इनकम में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा,
इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा आपको कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। पहले हमें समझना होगा कि नेशनल इनकम है क्या, लेकिन हम डायरेक्टली नेशनल इनकम को नहीं समझ सकते हैं। इस क्लास के अंदर मैं आपको नेशनल इनकम का केवल ब्रीफ करूंगा। जैसे समझिए, देखिए, नेशनल इनकम को समझने के लिए हमें सबसे पहले रेसिडेंट को समझना होगा। रेसिडेंट कौन होता है? सिटीजन नहीं, सिटीजन अलग है, रेसिडेंट अलग है। देखिए, हर व्यक्ति रेसिडेंट हो सकता है, पर हर व्यक्ति सिटीजन नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? मैं फिर रिपीट करता हूं, हर व्यक्ति रेसिडेंट हो सकता है, बट हर व्यक्ति सिटीजन नहीं हो सकता। इवन एक विदेश से आया हुआ व्यक्ति भी रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक विदेश से आया हुआ व्यक्ति इतनी आसानी से सिटीजन नहीं हो सकता। अगर किसी को रेसिडेंट बनना है तो उसके अलग नियम कानून है। अगर किसी को देखिए सिटीजन है, तो सिटीजन के लिए बच्चों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल दिया है 5 to 11। यदि आप इस आर्टिकल के अंदर फॉल कर जाते हो तब तो आप सिटीजन कहलाओगे। या फिर एक और कानून है बच्चों, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 का ये कानून है। या तो आप 5 से लेके 11 आर्टिकल में फॉल कर जाओ, या आप इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में फॉल कर जाओ। इन दोनों में से किसी भी एक में आप फॉल कर जाओ तो आप सिटीजन कहलाओगे, क्योंकि सिटीजन का मतलब है देश के सारे अधिकार आपको मिल गए। रेसिडेंट अलग है, जो सिटीजन है वो रेसिडेंट है, बट यदि कोई रेसिडेंट है इन दोनों में फॉल करेगा तभी वो सिटीजन कहलाएगा। अब इसे मैंने समझाया क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम बच्चों हम सिटीजन को कंसीडर नहीं करते हैं, हम रेसिडेंट को कंसीडर करते हैं। अब रेसिडेंट कौन होता है? सबसे पहले एनी पर्सन, एनी पर्सन क्या होना जरूरी है बच्चों? पर्सन। मैं यहां ये नहीं लिख रहा हूं एनी लिविंग ह्यूमन बीइंग, मैंने क्या लिखा? एनी पर्सन। एनी पर्सन का क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति, सॉरी कोई भी पर्सन। अब आप जानते हैं पर्सन दो होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो आपने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो इसका, और नेचुरल पर्सन कौन हो गया? जो बायोलॉजिकल है, जैसे आप है, मैं हूं, हम सब। यानी एक पर्सन एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और एक पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। इसका मतलब ये निकला कि जो रेसिडेंट है बच्चों वो कोई भी होगा, यानी एक कंपनी भी रेसिडेंट हो सकती है और एक लिविंग ह्यूमन बीइंग भी रेसिडेंट हो सकता है। आ गई बात समझ में? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो कंपनी भी रेसिडेंट हो सकती है, और यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी अगर कोई बाहर की बैंक है जो इंडिया में ऑपरेट करे तो हम उसे भी रेसिडेंट कह सकते हैं। अब देखिए, एनी पर्सन हु ऑर्डिनरीली resides in India for 1 year or more। कोई पर्सन है जो चाहे भारतीय है चाहे वो विदेशी है, वो कहीं का भी है, यदि उसको भारत में रहते 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया, यदि उसको भारत में रहते 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया, तो ऐसा व्यक्ति किसमें आ जाएगा? रेसिडेंट में। और तीसरी कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए? हुज इनकम हु अर्न्स हिज लिविंग इन इंडिया। सबसे पहले तो वो पर्सन होना चाहिए, उसका भारत में 1 साल या उससे ज्यादा रहना जरूरी है, और जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसको ये भी कहते हैं
whose economic interest also lies in the same country। मतलब एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, एक मिस्टर ए हैं जो एक अमेरिकन सिटीजन हैं, ये इंडिया के अंदर आते हैं, इंडिया में रहते इनको 365 दिन से ज्यादा हो गया है, यानी 1 साल से ज्यादा हो गया है, और वो यही SBI बैंक में नौकरी करते हैं। मान लीजिए ऐसा, ये यहीं पर किसी बैंक में नौकरी करते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया में रह रहे हैं, नेचुरल पर्सन है, 1 साल से ज्यादा हो गया, कमाते धमाते भी यहीं पर हैं, तीनों बातें पूरी हो गई, यानी मिस्टर ए क्या कहलाएंगे? रेसिडेंट कहलाएंगे। अब दूसरी कंडीशन को समझिए। जैसे एक व्यक्ति आता है, मान लीजिए मिस्टर ए आता है, ये एक राइटर है और ये भारत के ऊपर किताब लिख रहे हैं। तो राइटर साहब भारत के ऊपर किताब लिख रहे हैं, तो ये भारत चले आते हैं। भारत के अंदर ये 5 साल से रह रहे हैं और किताब लिख रहे हैं, तो क्या इनको रेसिडेंट कह दिया जाए? आप में से कई लोगों को लगेगा हाँ सर 1 साल से ज्यादा हो गया, लिविंग पर्सन तो रेसिडेंट है। आंसर है इसका नो। नो आंसर क्यों है? देखो भाई, मिस्टर ए नो डाउट यहां पर 5 साल से रह रहे हैं, लिविंग पर्सन भी हैं, पर वो केवल किताब ही तो लिख रहे हैं, भारत घूम रहे हैं, अलग अलग लोगों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और किताब लिख रहे हैं। यहाँ की पब्लिकेशन उनका किताब छाप के उनको पे कहाँ कर रही है? मैंने ये तो एक बार कहा ही नहीं कि वो यहीं से अर्निंग कर रहे हैं। यानी तीनों बातों का पूरा होना जरूरी है। यदि 1 साल या 1 साल से ज्यादा उनको यहाँ रहते हो गया और उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इसी देश में काम कर रहा है, इसी देश में लाए कर रहा है, तब वो रेसिडेंट मान लिए जाएंगे। और जैसे ही रेसिडेंट मान लिए जाएंगे तो उनकी कमाई नेशनल इनकम में आ जाएगी। अब देखिए, कहते हैं नेशनल इनकम, कहते हैं इट इज द मॉनेटरी, नेशनल इनकम के बारे में लिख रहा हूं बच्चों, नेशनल इनकम, इट इज द मॉनेटरी इनकम earned by all the normal is the, या मॉनेटरी इनकम मत लिखिए आप, इसको फिलहाल के लिए मॉनेटरी वैल्यू लिखिए, या इसको आप इस तरह से लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all final goods and services produced by normal residents during a accounting. It is the monetary value of all final goods and services produced by normal resident during a accounting year. भाई जितनी भी वस्तुएं प्रोड्यूस होती है उसकी मॉनेटरी वैल्यू आप निकाल लो तो उसी को नेशनल इनकम कहते हैं। जैसे आप समझ करके देखिए, कोई चीज केजी में प्रोड्यूस हो रही है, कोई चीज लीटर में प्रोड्यूस हो रही है, कोई किसी तरह प्रोड्यूस हो रही है, करोड़ों तरह की चीजें प्रोड्यूस हो रही है, तो हर एक गुड का हिसाब किताब रखना कितना मुश्किल है। सरकार कहती है काम करो, जो भी तुम प्रोड्यूस करते हो अच्छी बात है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू बता दो। आपके पास कोई गया, आप कहते जी जीन्सें इतनी बेची, शर्ट इतना बेचा, पैंट इतना बेचा, बनियाइन इतना बेचा, ये बेचा वो बेचा, सरकार कह रही है भाई किसका किसका लिस्ट बनाए, सबको बेचा तो पैसे में ही है ना, हमें मॉनेटरी वैल्यू बता दो। यानी जितने भी गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू आप हमें बता दीजिए, जो भी मॉनेटरी वैल्यू निकल के आएगी हम उसी को नेशनल इनकम में डाल देंगे। अच्छी बात है कि नहीं? इस तरह से हमें 36 गुड के बारे में पता भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा नेशनल इनकम भी निकल जाएगा। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, यस और नो?
अब सुनिए आगे की बात। लेकिन ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस होना चाहिए, अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस होना चाहिए। आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। एक कैलेंडर ईयर होता है और एक अकाउंटिंग ईयर होता है। हम यहाँ पे किस ईयर को फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करते हैं, जो कि होता है आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। कैलेंडर ईयर क्या होता है बच्चों? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर क्या है बच्चों? 1 अप्रैल से 31 मार्च, हम उसको फॉलो करते हैं। ये तो हो गया बच्चों नेशनल इनकम का मतलब। लेकिन यहां पर एक और चीज लिखी है कि नेशनल इनकम के अंदर केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं। अब देखिए गुड्स की कैटेगरी है, ध्यान से समझिएगा। गुड्स की कैटेगरी है, गुड्स फाइनल भी होता है और गुड्स इंटरमीडिएट भी होता है। वो सारे गुड्स जो फाइनल गुड को बनाने में मदद करते हैं, उन सारे गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं चाय बेचता हूं। आजकल भारत के अंदर चाय का स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर आदमी चाय की टपरी लगा करके उसको बोलता है कि ये मेरा स्टार्टअप है। चलिए कोई बात नहीं, वो उनका स्टार्टअप है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए मैंने भी उनसे इंस्पायर होकर के एक टी का स्टार्टअप शुरू कर दिया। अब जब मैं चाय बेच रहा हूं बच्चों, तो मुझे चाय बनाने के लिए शुगर की आवश्यकता है, मिल्क की आवश्यकता है। भाई गैस तो ऑब्वियस सी बात है, चाहिए ही चाहिए। मुझे पानी चाहिए, मुझे इलायची चाहिए, मुझे अदरक चाहिए, और क्या लगता है यार, मुझे चाय पत्ती चाहिए। और भी लोग पता नहीं क्या क्या डालते हैं चाय में, पर मैं मान लीजिए इतनी सारी चीजें डाल करके चाय बनाता हूं। और ये सारी चीजें जब मैं बनाता हूं तो मेरा 1 कप चाय तैयार होता है, और मैं इस चाय को 20 रुपए में बेचता हूं। 1 कप चाय को मैं कितने रुपए में बेच रहा हूं? 20 रुपए में बेच रहा हूं। अब देखिए मेरे लिए मैं बेच क्या रहा हूं? एक्चुअली में मैं बेच रहा हूं चाय। तो अगर मेरे पास सरकार आती है और कहती है बताओ मॉनिटरी वैल्यू, तो मैं सीधे बताऊंगा कि देखिए भैया 100 कप चाय बेचा है 20 रुपए के हिसाब से, तो बनते हैं 2000 रुपए। क्या गवर्नमेंट मेरे से ये पूछ रही है कि इसमें कितना चीनी इस्तेमाल किया, कितना मिल्क इस्तेमाल किया? नहीं। यदि इसकी भी वैल्यू ली जाए और इसकी भी वैल्यू ली जाए तो एक ही चीज 2 बार काउंट हो जाएगी ना। मान लीजिए आप शुगर की वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन मैंने चाय बनाया है 20 रुपए का, तो मैंने शुगर की वैल्यू को ऑलरेडी 20 रुपए में डाला होगा कि नहीं? आप कहोगे बात तो सही है। तो यदि मैं चाय के भी 20 रुपए लग लूं, और अगर मान लो ये शुगर के 2 रुपए लगे हैं, तो 2 रुपए और 20 रुपए तो नेशनल इनकम में 22 रुपए चला जाएगा, क्योंकि शुगर की 2 रुपए की वैल्यू ऑलरेडी 20 रुपए में मेंशन है। तो ये सारे गुड मिल करके इस गुड को बना रहे हैं, तो ये फाइनल गुड हुआ। ये क्या हुआ बच्चों? इंटरमीडिएट गुड हुआ। तो वो सारे गुड जो फाइनल गुड को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गया और ये फाइनल गुड हो गया। लेकिन डेफिनेशन में क्या जाता है? डेफिनेशन के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स हैं सिर्फ उनकी वैल्यू जाती है। डेफिनेशन के अंदर नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू जाती है। यानी एक चाय बनाने वाला व्यक्ति सिर्फ चाय की वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड कराएगा, वो चाय पत्ती चीनी इन सब की वैल्यू को अलग से ऐड नहीं कराएगा। यदि दोनों की सेपरेट सेपरेट एंट्री हो गई तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगी बच्चों। शुगर एक बार इंटरमीडिएट गुड में भी काउंट हो जाएगा, शुगर एक बार फाइनल गुड में भी काउंट हो जाएगा। तो बताइए नेशनल इनकम तो गलत निकल के आ जाएगी ना? आ जाएगी कि नहीं? तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, एक ही चीज 2 बार ना काउंट हो जाए, इस समस्या को अवॉइड करने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं। तो आई होप अब आपको मॉनिटरी वैल्यू का भी मतलब क्लियर है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का भी मतलब क्लियर है, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं ये भी क्लियर है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है ये भी क्लियर है। तब जाकर के ये पूरी डेफिनेशन किस चीज का रूप लेती है बच्चों? नेशनल इनकम का रूप लेती है। आ गई बात समझ में? लेकिन देखिए मैंने गुड्स की कैटेगरी बनाई, एक को लिखा फाइनल गुड्स। अब ये फाइनल गुड भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है कंज्यूमर फाइनल गुड,
और एक होता है प्रोड्यूसर फाइनल। लेकिन देखिए वस्तु अलग अलग नहीं होती है, ध्यान से समझिएगा, वस्तु अलग अलग नहीं होती है, उसका जो यूसेज होता है वो उसको या तो प्रोड्यूसर फाइनल गुड बना देता है या कंज्यूमर फाइनल गुड बना देता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपने स्टेटमेंट को, ध्यान से समझिएगा। गुड्स अपने माथे पे लिखवा करके नहीं आता है, कोई कार अपने माथे पे लिखवा के नहीं आ रही है कि मैं कंज्यूमर फाइनल गुड हूं या मैं प्रोड्यूसर फाइनल गुड हूं। भाई कार तो कार है, ये आपका इस्तेमाल जो है ये उसको या तो कंज्यूमर फाइनल गुड बना देगा या उसको प्रोड्यूसर फाइनल गुड बना देगा। कैसे समझ लेते हैं, देखिए जब मैं बात करता हूं कंज्यूमर फाइनल गुड की, तो भाई कोई व्यक्ति ब्रेड बनाता है, चलो ये तो छोड़ो, जैसे मान लीजिए कार, एक कार की कंपनी का लिखते हैं बच्चों मारुति सुजुकी। भाई मारुति सुजुकी ने कार बनाया और मैंने उस कार को खरीदा, अब उसमें मेरे परिवार वाले घूमते फिरते हैं, मैं घूमता फिरता हूं, फिर कार को पार्किंग में लगा देता हूं, तो अब यही कार क्या कहलाएगी बच्चों? कंज्यूमर फाइनल गुड कहलाएगी। यही कार क्या कहलाएगी? कंज्यूमर फाइनल गुड कहलाएगी। लेकिन मैंने क्या किया, इसी कार को ओला या फिर उबर में अटैच कर दिया, अब मैं इससे पैसा कमा रहा हूं, अब ये सेम कार क्या कहलाएगी? प्रोड्यूसर फाइनल। तो कौन सा गुड कंज्यूमर फाइनल गुड कहलाएगा, कौन सा गुड प्रोड्यूसर फाइनल गुड कहलाएगा? ये गुड थोड़ी ना खुदा करके कान में बोल रहा है कि सुनो भैया मैं कंज्यूमर फाइनल गुड हूं, सुनो भैया मैं प्रोड्यूसर फाइनल गुड हूं। वो कह रहा है भाई जैसा मुझे ढाल दोगे मैं वैसा ढाल लाऊंगा, कंज्यूमर बन के इस्तेमाल करोगे तो मैं कंज्यूमर गुड कहलाऊंगा, प्रोड्यूसर कहोगे तो प्रोड्यूसर गुड कहलाऊंगा। उसके बाद इसी तरह से अगर मैं बच्चों इंटरमीडिएट गुड की बात करूं, तो इसमें भी होगा एक इंटरमीडिएट कंज्यूमर गुड, इंटरमीडिएट प्रोड्यूसर गुड। अब ये कैसे? भाई मैं घर के लिए ब्रेड ले आया और ब्रेड से सैंडविच बना लिया, तो ब्रेड इंटरमीडिएट गुड हो गया, और क्या बना के खाया मैंने? सैंडविच, ये फाइनल गुड हो गया। लेकिन क्या मैंने इसको कहीं बेचा? नहीं। इंटरमीडिएट प्रोड्यूसर गुड, सेम ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड लिया, अब मैं ब्रेड पकौड़ा बनाता हूं और मार्केट में बेचता हूं। अब सेम ब्रेड पकौड़ा जो इंटरमीडिएट गुड था अभी तक, ये सेम ब्रेड पकौड़ा अब क्या बन गया बच्चों? इंटरमीडिएट गुड। ये अब यहां पर यही ब्रेड किस तरह से काम कर रहा है बच्चों? प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इससे अर्निंग की जा रही है। लेकिन यही ब्रेड यहां पर जब मैं खुद सेल्फ कंजम्पशन में ला रहा हूं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये था बच्चों पूरा का पूरा बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम। बाकी इसके आगे का बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। अभी और भी बातें मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। आपको कोई भी यदि डाउट है, कुछ वीडियो में आपको समझ नहीं आया, देखिए मैं तो बोल रहा हूं, आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट में थोड़ी दिक्कत आ गई, तो मैं उसको आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। बाकी हम पूरे 12th के सिलेबस को खत्म करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि हाँ भाई इस चैनल पर क्लास 12th की इको जो है डिटेल में पढ़ाई जा रही है। आप सभी बच्चों के कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।